तो यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको हमने सेल वॉल कहा है, फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग, और सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इट आल्सो हेल्प्स in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules। तो functions क्या क्या हो गए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लें शेप, ठीक है, फिर मैकेनिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि यहाँ पर अलाउ नहीं है सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचना, यहाँ सेल वॉल से होते हुए जाना पड़ेगा अगर सेल को इन्फेक्ट करना है, किसी भी पैथोजन को, किसी भी माइक्रोब को, किसी भी फंगस को, तो वो एक बैरियर है। इसलिए सेल वॉल इन्फेक्शन से भी बचाता है और बाकी मैकेनिकल डैमेज से तो बचाएगा ही क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स यहां से होते हुए नहीं जा सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल आप समझ रहे हैं ना, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक रिजिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो यहां से होते हुए नहीं जा सकते हैं। इट विल बी अ बैरियर फॉर द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एल्गी हैव सेल वॉल, यस। अब हम सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को देख रहे हैं कि सबसे जो मिनिमलिस्टिक इवॉल्व, सबसे कम इवॉल्व जो प्लांट्स हैं वहां पर जाके देखें तो वहां सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है। जो अदर प्लांट्स हैं, जो मेन प्लांट्स जिनको हायर प्लांट्स बोलते हैं, वहां पर भी सेल्यूलोज ही होगा। बस बात यह है कि उसके अलावा गैलेक्टेंस, मैंगनीज और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स होते हैं एल्गल सेल वॉल में, जबकि जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात कर लें तो वहां पर मेनली सेल्यूलोज होगा। उसके बाद हेल्पिंग कंपोनेंट हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स होंगे। इसके बाद लेवल्स की बात कर लें तो लेवल्स में जब कोई सेल जस्ट बनती है तो सेल वॉल जो जिस टाइप की होगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और उसके बाद फिर द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट्स है, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो सेल ओल्ड होती जाएगी, सेल मैच्योर होती जाएगी, सेकेंडरी वॉल बनेगी ऑन द इनर साइड। इनर साइड कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल ये थी, ठीक है, जो सेकेंडरी बनेगी वो उससे टफ बनेगी, और जो टर्शरी वाली बनती है बेटा वो सबसे थिक होती है और सबसे ज्यादा टफ होती है, ठीक है। और ये कहाँ कैसे बनती हैं, इनका फॉर्मेशन लेवल है आउटर टू इनर। अभी हमने मिडिल लैमेला की भी बात की थी। मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट होता है, ये बिल्कुल उसी टाइप से है जैसे कि एक ब्रिक है, फिर दूसरी ब्रिक है और इसके ऊपर फिर और ब्रिक्स हैं। तो यहाँ पर एक ग्लूइंग मतलब मसाला टाइप यहाँ पर होगा, एक ग्लूइंग कंपोनेंट यहाँ पर होगा जिससे सारी ब्रिक्स जो है अपनी पोजीशन पे ही रहें। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना ये प्लांट्स की बात हो रही है बेटा। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यहाँ पर प्लांट्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड नहीं होगा, उसकी जगह क्या है, ये कैल्शियम पैक्टेट है, होल्ड रखना है यहाँ पर सारी सेल्स को होल्ड रखना है, टुगेदर रखना है। So the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connects the cytoplasm of neighboring cells, which we actually discussed in this diagram. हो जाओ लोड हो जाओ। अच्छा वो तुमने वो हिंदी वर्जन देखा है उसका स्पाइडरमैन का, वो कहता है जाल बिछो 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 आब्राकाडाब्रा, लेकिन वो होता नहीं जब वो प्रॉपर है इस टाइप से करता है। अरे क्या कोइंसिडेंस है, मैंने प्रॉपर इस टाइप से किया और वो लोड हो गया। देखा, कुछ चीजें जो है काम करती हैं। सर उससे अच्छा आप हैरी पॉटर का देखो। है क्या? सर हैरी पॉटर का देखने का है हिंदी का, वो है बेस्ट। मैं परसों मैं ऐसे ही रिवॉच कर रहा था हैरी पॉटर इंग्लिश में, तो उसमें ना अमेज़न प्राइम में खुद ही कभी कभी हो जाता है कि ऑडियो हिंदी में आ जाए, तो हिंदी में वहाँ तो शुरू हुआ तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं। तो उसमें इतने अजीब अजीब से शब्द यूज कर रखे थे उन्होंने। ग्रिफिंडोर को बोल रखा था गरुड़, हाँ पितृदेव संरक्षण हो, अदृश्यम भवतु भाई बहुत खतरनाक था सब कुछ। सही बात है। गरुड़ द्वार हाँ, बोला था ग्रिफिंडोर को, गरुड़ पक्षी, गरुड़ द्वार इस टाइप से। हाँ, कोई गरुड़ पक्षी भी होता है जिसको बग बीक बोला है इंग्लिश में। हाँ, बग बीक। हाँ।
ये बढ़िया होता है। तो हाँ, मैं इसको वो पीछे क्यों जा रहा हूँ बातों बातों में। देखो इसकी वजह से तो शुरू हुआ। प्लाज्माडेस्माटा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। प्लाज्माडेस्माटा आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जैसे हमने बात की थी कि एक सेल इस तरफ है, एक सेल का बनाया हुआ है, एक सेल इस तरफ है, ये सेल यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन हो पाएगा, टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। आप छोटा इसलिए मैं एक ही तरफ से बना रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि दोनों ही तरफ से यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है सब्सटेंसेस का। तो प्लाज्माडेस्माटा एक चैनल प्रोवाइड करता है थ्रू विच जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरसेल्युलर एक्सचेंज में आ पाए। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन कहने का मतलब स्टार्टिंग में ही यूकैरियोटिक सेल के हमने कहा था क्या, जिसको मैंने बताओ बाबा कि उसको क्या बोला था मैंने कि एनसीईआरटी में देखो कितना ये लंबा सा जो वर्ड लिखा हुआ है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। हाँ, वही जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म को जो है वहां पर पैकेट्स में, पाउचेस में क्लोज किया गया है, और ये जो पाउचेस हैं ये सेल ऑर्गेनेलिज हैं, और इन सेल ऑर्गेनेलिज का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ स्टार्ट करते हैं। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, ये जो pouches हैं ये अपने structure और function में अलग अलग हैं। Many of these are considered together as endomembrane system, ठीक है, because their functions are coordinated। तो coordinated function करने वाले जो pouches हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, उनको हमने क्या कहा है कि they are constituting what? Endomembrane सिस्टम। कौन कौन है यहाँ पर? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GC गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स, गर्ल बोलते हैं इसको, गर्ल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ गर्ल है, सेल के अंदर भी गर्ल है। तो इतने मतलब ये जो मातृशक्ति है, ठीक है, वो देखो कहाँ कहाँ पहुंची हुई है। फिर लोग कहते हैं कि सर बायस्ड हैं लोग, हर जगह जो है बॉयज का ऐसे होता है, मैन मतलब मैन काइंड बोलते हैं कि मैन काइंड इवॉल्व्ड, और ह्यूमन में भी मैन है, तो क्या ह्यूमन बोलें? ठीक है, तो जिनको मतलब उसमें एक्सट्रीम और मतलब अजीब टाइप के फेमिनिस्ट होते हैं ना, तुम टाइम देख रहे हो, टाइम है हाँ पौने 7 है, लेकिन ये बढ़िया है। तो वैसा है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें सब। सो बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा वो हमने बात की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, एक और चीज यहाँ पर हम देख ले, वैक्यूल्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अच्छा, तो सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सोसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का कोऑर्डिनेट नहीं है, इनका पेरोक्सोसोम से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। सो विद द अबव कंपोनेंट्स, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल से इनका कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इनको हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है। क्वेश्चन का पॉइंट आ गया, व्हाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स एग्जैक्टली द रीजन ऑफ नॉट इंक्लूडिंग these mitochondria, chloroplast, peroxisome along with the endomembrane system। ठीक है, तो उसमें ये आ जाएगा they are not coordinated, their activity is not coordinated with them। ठीक है, या they are not found in cell or they are component of extracellular matrix। okay, and both B and C, तो both B and C पे जनरली जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो पहला वाला ये है कि their activity is actually not coordinated with the GERD। the endoplasmic reticulum, बहुत ही बढ़िया डायग्राम यहाँ पर, डायग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि रेटिकुलम यानी कि एक नेटवर्क टाइप, और एंडोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो साइटोप्लाज्म, उसको एक्टोप्लाज्म कह दो, और जो बल्क में जो है उसको एंडोप्लाज्म कहो। तो जो बल्क में है वो साइटोप्लाज्म की तरफ ये होता है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं, न्यूक्लियस ही है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बिल्कुल इंटीग्रेटेड है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कहा था डिस्कवरी में भी, एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा आरबीसी।
ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, इन पे जो क्रेडिट जाता है फर्दर सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक और ओवरऑल ऑर्गेनली स्पेसिफिक डिटेल्स आज जो हमारे पास है उसकी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जो है उससे हमें पता चला है कि टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने कहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिवाइड करते हैं ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस को, यानी कि इतना ज्यादा इनका एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में कि जहां पर ये नहीं है वहां पर हम कह देते हैं कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, और जहां पर इनका ल्यूमन प्रेजेंट है वहां पर हम कहेंगे ल्यूमिनल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस डायग्राम में दिखा दूं, देखिए ये जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये यहां से गया, ये इधर से गया, उसके बाद ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये देखो, ये पोर्शन देखो। अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है, ये यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर ये जो है ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जितना भी एरिया है, ये यहां से लेकर ये जितना भी एरिया इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो ल्यूमिनल है। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये ल्यूमिनल है और ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, ऐसे समझ जाओ आप। यहाँ पर क्वाइट इजी है आपके लिए, ठीक है। इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म आ गया ये क्या हो गया, ल्यूमिनल हो गया, और इसके बाहर जो है बच गया वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम बहुत सारे हैं और इससे अटैच्ड हैं, किससे, मेम्ब्रेन से। किसकी मेम्ब्रेन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो क्या हुआ, सरफेस रफ हो गया, तो क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होगा, साथ ही साथ प्रोटीन फोल्डिंग का भी फंक्शन होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन है 2018 का, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फोल्डिंग दोनों ही इसके फंक्शन है। अच्छा, अगर यहाँ राइबोसोम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2015 और 2013 का क्वेश्चन है, क्या लिपिड बायोसिंथेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस, ये रहा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड हमारा है, ये हो गया हमारे पास 2013 और 15 का क्वेश्चन। और प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फोल्डिंग यहाँ पर नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ ये रहा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, यानी सिंथेसिस करके सिक्रीट कर देगा किसकी तरफ, ये जो ये वेसिकल्स बनाएगा, ये वेसिकल्स कहाँ जा रही होंगी, ये वेसिकल्स जाएंगी गोल्जी बॉडी की तरफ, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी की तरफ जाएंगी। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा है 2000, ठीक है भाई। तो आप याद रखेंगे हमेशा क्या, लिपिड सिंथेसिस। अब क्योंकि लिपिड सिंथेसिस है बेटा, एनिमल सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल सबका प्रिकर्सर है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड एक्टिविटीज भी होंगी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। तो स्टेरॉयडल हार्मोन यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टेरॉयडल हार्मोन यानी कि हमारा ओवरी इंटेस्टिन्स, ठीक है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन की बात आएगी तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इज इट क्लियर? हां जी सर, प्रोटीन फोल्डिंग मतलब, प्रोटीन फोल्डिंग वो बायोमोलिक्यूल में जो हम पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर अगर रिक्वायर्ड है किसी प्रोटीन के लिए तो वो प्रोटीन फोल्डिंग में ही आता है। प्रोटीन फोल्डिंग जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये सब जब आते हैं तो एक प्रोटीन 3 डायमेंशनल अपने स्टेज पे आएगा। और आपको पता है कि 3 डायमेंशनल जब स्ट्रक्चर बनता है तब एक प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन बन पाता है। तो उससे पहले क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल। जैसे क्या है, ये केराटिन है बेटा, बाल है ना, ये केराटिन है, नेल्स है, केराटिन है, कोई फंक्शन हो रहा है इसका, इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, नहीं, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल है ये। अगर उसका कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या, एंजाइम, फंक्शन मतलब क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, फंक्शन मतलब क्या, ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल। अगर प्रोटीन ये सारे फंक्शन कर रहा है तो उसलिए उसकी टर्शरी स्टेज आना जरूरी है, उसकी टर्शरी लेवल पे फोल्डिंग होना जरूरी है,
तो प्रोटीन फोल्डिंग से हमारा ये मतलब, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस, नाउ हाँ जी सर। गोल्जी एपरेटस। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करें अगर, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रहा हमारा गोल्जी बॉडी, और यहां पर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर जो राइबोसोम्स हैं और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और एक लेवल तक प्रोटीन फोल्डिंग भी हो रही है, ठीक है। वो सारे जो प्रोटीन्स हैं वो छोटी छोटी वेसिकल्स से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, कहां पर? सिस फेस एंड ट्रांस फेस ऑफ व्हाट? गोल्जी बॉडी। ये यहां पर आके डिसॉल्व हो जाएंगे इसमें। क्रेडिट गोज टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप कहेंगे सर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली नहीं होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली होती है, और मैं आपसे कहूंगा बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर पूरे सेल के चारों तरफ है तो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। अगर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, इस टाइप से बोलेंगे। तो ये जो है ये वेसिकल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मतलब उसी के पैकेट्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर फिर फर्दर प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है। प्रोटीन की प्रोसेसिंग होने के बाद फिर ये वेसिकल्स निकलती है, जिसमें अल्टीमेटली वो प्रोटीन है जिनका लोकलाइजेशन विद इन सेल होना है या सेल के बाहर होना है। सेल के बाहर होगा कैसे? एक्सोसाइटोसिस से बेटा, वेसिकल के फॉर्म में ही जाएगा, या ये मटेरियल यहाँ पर पॉर कर दिया जाएगा। अब ये फिर अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप से आप देख लो किस टाइप से ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। ये लाइसोसोम कह सकते हो, ये लाइसोसोम बन रहे हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स, इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसीलिए बोला गया है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना सर ये सिस वाले से दोबारा बताओ। सिस फेस जो कि फेस करता हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो रिसीव कर रहा हो वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ट्रांस फेस कौन सा है? जो कि सेंड कर रहा हो वेसिकल्स को थ्रू आउट सेल और आउटसाइड सेल। सिस इस तरफ, ट्रांस उस पर, ठीक है जी सर। चलो आ जाते हैं हम अपने डायग्राम पर, ठीक है। तो हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है डायग्राम वाइज उसका कनेक्शन देख लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, और क्वेश्चन भी देख लिया किस टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आए हुए हैं। इसके बियॉन्ड जो है हम लोग करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, देन राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेंगे, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओके ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, बाय। थैंक यू। नमस्ते सर।